जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के दैनिक समसामयिकी को देखते हैं। पहला समाचार है, बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान रेमल ने दी दस्तक। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान आया है जिसका नाम रखा गया है रेमल। अब देखिए इसकी जो स्थिति है, कहाँ से किसको ये कवर कर रहा है। पश्चिम बंगाल के थोड़े से पार्ट को कवर करता हुआ और अधिकतर इसका जो कवर कर रहा है किसमें, बांग्लादेश में। ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा ये पश्चिम बंगाल के तट पर भी जा रहा है। ओके, तो इसको देखते हैं। ओके, ओमान ने इसका नाम रखा है। ठीक है, और ये अरबी में रेमल का अर्थ होता है रेत। क्या होता है? रेत। ओमान में इसका नामकरण किया है, इसका अर्थ होता है रेत। और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के तटों को ये प्रभावित करेगा। ठीक है, चलिए अगली न्यूज है कि रूसी परमाणु एजेंसी ने की भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन देने की घोषणा। किसने की है? रूसी जो है परमाणु एजेंसी है, और इसने भारत के साथ में अपनी टेक्नोलॉजी साझा करने की बात की है। ओके, तो ये कहाँ पे लोग अपना काम करेंगे, रूसी और भारतीय कंपनी मिलकर? तो ये अपनी कंपनी लगाएंगे, कौन सी? परमाणु ऊर्जा की। तो कहाँ पे? देखिए, ये अगली पीढ़ी की परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेगा। ओके, और ये कहाँ पे लगेगा? तमिलनाडु के कुडनकुलम में। तमिलनाडु के कुडनकुलम में लगेगा। ये अभी तक 2 रिएक्टर इसके काम में हैं, KKNPP-1, KKNPP-2 इसमें काम कर रहे हैं 2013 से और 2016 से। 2013 में 1 वाला लगा था, 16 में 2, और 3-4 अभी जो हैं इसमें लगाए जाएंगे। इसमें क्या है, 6000 मेगावाट बिजली स्थापित करने की क्षमता होगी। ठीक है, 6000 मेगावाट बिजली ये जो है इससे बनाएंगे। बांग्लादेश की दवा कंपनी, अगला न्यूज़ है कि बांग्लादेश की एक दवा कंपनी है सन फार्मा। तो सन फार्मा ने अपना एक नया संयंत्र लगाया है। तो कहाँ पे लगाया है? ये भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने संयुक्त रूप से इसको बताया है। कहाँ पे? नारायणगंज जिला सोनारगांव उप जिले में मेघना नदी के किनारे पड़ता है। वहीं पे ये जो है फार्मा कंपनी अपना एक नया संयंत्र खोलेगी। ये जो है बांग्लादेश की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है, और दुनिया में भी लगभग ये तीसरे या चौथे नंबर पे आती है। ठीक है, और बांग्लादेश की कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा निवेश इसी कंपनी द्वारा है। ओके, यह संयंत्र बांग्लादेश की किसी भी आर्थिक क्षेत्र में पहली फार्मास्यूटिकल इकाई है। इससे पहले भारत ने बांग्लादेश की वैक्सीन मैत्री और ऑक्सीजन एक्सपोर्ट ट्रेनों के तहत टीके की आपूर्ति की, जबकि बांग्लादेश ने भारत को महत्वपूर्ण दवाएं जो है उपहार में दी थी। ठीक है, तो इस कंपनी का भारत से बहुत अच्छा रिलेशन है। वैसे भी बांग्लादेश में जब तक शेख हसीना की सरकार है तब तक भारत से रिलेशन जो है सुधरे रहेंगे। अगला है कांस फिल्म महोत्सव। हाल ही में गुजरा है, कांस फिल्म महोत्सव हुआ था। ठीक है, 2024 में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पायल कपाड़िया बनी है पहली फिल्म जो है निर्माता। कौन बनी है? पायल कपाड़िया इनका नाम है। ये पहली भारतीय फिल्म निर्माता हैं जो कांस पुरस्कार इनको मिला है। ठीक है, ये कौन से नंबर का कांस समारोह था? 17वें नंबर का। ठीक है, इसमें भारत की 2 फिल्म निर्माताओं, एक अभिनेत्री और एक सिनेमेटोग्राफी जो है सिनेमेटोग्राफी के लिए दिया गया है पुरस्कार। उनका जिनका अभिनेत्री है पायल कपाड़िया, संतोष सिवन, मैसम अली और चिदानंद, इन लोगों को जो है इसमें पुरस्कार मिला है। तो किसको किस लिए पुरस्कार मिला है, चलिए देख लेते हैं। एक सेकेंड। उर्मिमाला बोरुआ 17वें कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर चलने वाली पहली भारतीय पेजेंट डायरेक्टर बनी है। क्या नाम है इनका? उर्मिमाला बोरुआ। तो ये सब पूछता नहीं है फिलहाल। आइए हम देख लेते हैं किसको कौन सा पुरस्कार मिला है। लघु फिल्म सनफ्लावर्स आर द फर्स्ट वंस टू नो, इसके लिए जो है इनको पुरस्कार मिला है। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के छात्र रहे हैं कौन? चिदानंद यस नाइक के कन्नड़ लोक कथा पर आधारित है ये फिल्म। 15 मिनट की लघु कथा है। कौन? जो भी हम बताए, सनफ्लावर्स आर द फर्स्ट वंस टू नो। ठीक है, इसके लिए इनको क्या मिला है? पहला पुरस्कार मिला है। अभी तक इनको नहीं मिला था, किसी को नहीं मिला था अभी तक लगभग भारत में। ठीक है, इसमें जो मेन पुरस्कार हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, प्रमुख पुरस्कार पाल्मे डी ओ आर ये मिला है अनोरा को।
ठीक है। शान अनोरा फिल्म के लिए शान बेकर को मिला है। ग्रैंड प्रिक्स, ये देखिए ग्रैंड प्रिक्स को मिला है पायल कपाड़िया को, तो याद रखिएगा ग्रैंड प्रिक्स इनके पुरस्कार का क्या नाम है, ग्रैंड प्रिक्स। ग्रैंड प्रिक्स जब पूछेगा एग्जाम में तो यही पूछेगा जहाँ तक, क्योंकि पहली बार किसी को मिला है तो अपने भारत का ही पूछेगा, बाहरी को नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार मिला है। इनकी जो मूवी है उसका नाम है आल बी इमेजिन इज इज नहीं है, एज है। आल वी इमेजिन एज लाइट, इसके लिए मिला है किसको, पायल कपाड़िया को। जूरी पुरस्कार किसको मिला है, एमिलिया पेरेज को मिला है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए किसको मिला है, जेसी पेलेमंस को मिला है, किसके लिए, काइंड्स ऑफ काइंडनेस। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसको मिला है, तो इसमें कई लोगों को मिला है। एमिलिया पेरेज को मिला है, तो एमिलिया पेरेज को जूरी पुरस्कार भी मिला था, और एमिलिया पेरेज को ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार मिला है। कार्ला सोफिया गस्कान, जो सल्दाना और सेलेना गोमेज को, ठीक है। तो ये मेन पुरस्कार थे। और बेस्ट फीचर फिल्म के लिए, बेस्ट फर्स्ट फीचर के लिए किसको मिला है, तो ये मिला है आर्मंड और हाफमैन उलमैन टोंडेल को, ठीक है। तो इतने ही पुरस्कारों में से कोई ना कोई पूछा जाएगा, बाकी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला न्यूज़ है कि दक्षिण कश्मीर के मुनीब अमीन भट्ट को नासा के हॉल ऑफ फेम में किया गया है शामिल। किसको, दक्षिण कश्मीर के हैं कौन, मुनीब अमीन, क्या नाम है, मुनीब अमीन, ओके। तो देख लेते हैं इनके बारे में, इनका केवल नाम याद रखिए, कश्मीर के हैं, तकनीकी विशेषज्ञ हैं ये, मुनीब अमीन। इनको किस लिए दिया जाता है हॉल ऑफ फेम पुरस्कार, आप जानते हैं कोई कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां ये पुरस्कार देती हैं जब आप उनकी कंपनियों को के डाटा को हैक कर लेते हैं, या उनकी कंपनियों में कहीं लूप होल कोई होता है, कोई दिक्कत होती है, उसको पकड़ के कंपनी को बताते हैं, या उनके जो है कंपनियों में आप कोई जो वेबसाइट होती है उसमें कुछ छेड़छाड़ कर देते हैं जिससे उनका जो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, और उसको आप लीगली बता देते हैं कि ये देखिए आप में ये सब दिक्कत है, तो वो लोग क्या करते हैं, हॉल ऑफ फेम पुरस्कार देते हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये प्रतियोगिता होती है। तो अभी जो नासा का शायद मिला है इनको, मुनीब ने नासा में क्या किया है, भेद्यता प्रकटीकरण कार्यक्रम जो होता है वही मैंने जैसे बताया, तो उसी में इनको मिला है क्या, हॉल ऑफ फेम पुरस्कार, ठीक है। हॉल ऑफ फेम पुरस्कार अभी तो नासा की तरफ से मिला है इनको। 2023 में हॉल ऑफ फेम पुरस्कार किसने दिया था, एप्पल ने दिया था। इससे पहले 2023 में इनको हॉल ऑफ फेम एप्पल ने दिया था, जैसे मैंने बताया ना कि बड़ी बड़ी कंपनियां इस पुरस्कार को देती हैं। ये लड़का अभी एक सेकेंड, ये लड़का जो है अभी इग्नू से पढ़ाई कर रहा है, बीएससी स्नातक से, ठीक है। चलते हैं, रजनीकांत जी के बारे में है कि रजनीकांत को है संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा मिला। तो आप जानते हैं गोल्डन वीज़ा संयुक्त अरब अमीरात देता है बाहरी लोगों को जो उनके देश में नहीं रहते हैं, बाहरी देश लोगों को जो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहते हैं या तो बहुत ज़्यादा फेमस रहते हैं, बहुत अच्छे लोगों को जान के वो देता है। अपने यहाँ पे कई लोगों को मिल चुका है, शाहरुख खान, सलमान खान, रणवीर सिंह, बॉलीवुड कई हस्तियों को, संजय दत्त को मिल चुका है, और अब रजनीकांत जी को भी ये वीज़ा मिल गया है। इससे क्या होता है कि बार बार वीज़ा रिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 10 साल के लिए वीज़ा दिया जाता है। आप वहाँ पे रह सकते हैं, वहाँ पे कोई फैक्ट्री चला सकते हैं, वहाँ पे जो मर्जी आप एक नागरिक की तरह रह सकते हैं, बस केवल आप वहाँ के नागरिक नहीं होंगे, ठीक है। अब बाकी 10 साल बाद उसको बढ़वाना चाहें तो और बढ़वा सकते हैं। चलिए अगला है कि वर्ष 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में उत्तर प्रदेश है शीर्ष राज्य। कौन सी लाइन, ट्रांसमिशन लाइन, ये किसमें होती है, ये विद्युत विभाग की तरफ से जोड़ी जाती है। देखिए ट्रांसमिशन लाइनों में जो ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य बनकर उभरा है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का मामला है, ये सबसे नंबर 1 पे है तो इसको पूछेगा। दूसरे स्थान पे आपका गुजरात है, ठीक है। तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है, और चौथे स्थान पे आंध्रा है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक। तो बस इतना याद रखिए। ट्रांसमिशन प्रणाली होती क्या है, तो ट्रांसमिशन प्रणाली एक बिजली संयंत्र से उत्पन्न बिजली को उन उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो बिजली संयंत्र से बहुत दूर के क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है। बिजली संयंत्र मतलब जहाँ पे बिजली पावर हाउस जहाँ पे लगे होते हैं वहाँ से अगर बहुत ज़्यादा दूर पे है वहाँ पे भी बिजली पहुँचाने का जो कार्य करती है, तो उसको इस प्रणाली को क्या कहा जाता है, ट्रांसमिशन प्रणाली, ठीक है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का परमाणु सुरक्षा पर
चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वियना में हुआ है आयोजित। ठीक है, परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है कहाँ पे, वियना में आयोजित हुआ है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को कहते क्या है, IAEA। ठीक है, तो इसका 20 से 24 मई तक ऑस्ट्रिया के वियना में सम्मेलन चला है। वैश्विक परमाणु सुरक्षा और को मजबूत करने के लिए ये सम्मेलन किया जाता है। ठीक है, ठीक, तो आगे है कि IAEA एक क्या है, अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, जो परमाणु ऊर्जा के तरल उपयोग को बढ़ावा देता है, परमाणु ऊर्जा के तरल उपयोग को बढ़ावा देता है। इस बात को ध्यान में रखना है। इसका स्थापना वर्ष क्या है, 1957, और इसका जो मोटो है उसका है शांति के लिए परमाणु, शांति के लिए परमाणु। ठीक है, 178 देश इसमें शामिल हैं और भारत इसका संस्थापक देशों में से एक है। संस्थापक देशों में से एक है कौन, भारत। ओके, अगला है समाचार कि भारत ने अप्रैल 2024 के शीर्ष 5 विश्व इस्पात उत्पादकों में से दर्ज की सकारात्मक वृद्धि। ठीक है, सबसे सकारात्मक वृद्धि किसने दर्ज की है, भारत ने। अब देखिए 5 स्टील उत्पादक, जो वर्ल्ड के स्टील एसोसिएशन है, इसने अपनी डेटा निकाला है और बताया कि भारत दुनिया के 5 जो शीर्ष 5 देश हैं उसमें अच्छे से अपनी वृद्धि कर रहा है, किसमें, स्टील उत्पादन में। ठीक है, तो देखते हैं पहला कौन है। तो देखिए भारत ने जो है दुनिया के कच्चा इस्पात दूसरे नंबर पर कौन है, भारत है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि वृद्धि दर्ज की है अप्रैल से 2023 से 24 में जो है कितनी वृद्धि, 3.9% की दर से ये इसने अपना बढ़ाया है। ठीक, अब आइए देख लीजिए पहले नंबर पे चीन है। तो चीन कितना, देखिए भारत जो है अप्रैल 2024 में इसने कितना उत्पादन किया है, 12.1%। टोटल उत्पादन का 12.1% भारत ने किया है। पहले नंबर पे चीन ने कितना किया है, 85.9 मिलियन टन। 12.1 मिलियन टन किया है किसने, भारत ने। 85.9 मिलियन टन किया है चीन ने, तो नंबर 1 पे हो गया चीन। फिर ठीक है, उसके बाद हो गया भारत, मतलब इंडिया कहो या भारत कहो। फिर उसके बाद देखिए कौन है, उसके बाद है जापान, इसने किया 7.1 मिलियन टन। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, तो चाइना, इंडिया, जापान, फिर USA। उसके बाद आएगा रूस। तो ये 5 हो गए टॉप के। ठीक है, चलिए चाइना ने माइनस में प्रोग्रेस की है, मतलब चाइना का उत्पादन जो है वो घटा है और भारत का उत्पादन बढ़ा है। ओके, अगला न्यूज है खेलो इंडिया स्पोर्ट हॉस्टल और आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट कंपनी के पहले बैच का पुणे में हुआ है उद्घाटन। कौन, खेलो इंडिया स्पोर्ट हॉस्टल, खेलो इंडिया स्पोर्ट हॉस्टल और आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट कंपनी के पहले बैच का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, पुणे में। तो इसके उद्घाटन में कौन कौन शामिल थे, देखिए पुणे में हुआ है 25 मई को। कौन कौन शामिल थे इसमें, तो इसमें जो सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे साहब शामिल थे। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है, संदीप प्रधान जी, वो भी शामिल थे। और प्रसिद्ध एथलीट जो हैं सुश्री अंजू बॉबी जॉर्ज, ये भी जो है इसमें उपस्थित थी। आप बताइए कि जो अंजू बॉबी जॉर्ज हैं ये किस खेल से संबंधित है। ठीक है, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा ये जो है संकल्पित किया गया है, मतलब इसी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और तीरंदाजी को ये समर्पित है। देखिए मुक्केबाजी इसमें है, भारोत्तोलन मतलब जो वेट उठाने वाला होता है, तीरंदाजी और एथलेटिक्स, इसमें चार क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ठीक, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट वाइस एडमिरल कौन चुने गए हैं, गुरुचरण सिंह। कौन है, गुरुचरण सिंह है। ओके, अब आ जाइए, कल अभी मैच हुआ है किसका, IPL का फाइनल, तो उसके बारे में है कि इंडियन प्रीमियर लीग में कौन जीता है। आप जान ही गए होंगे, कोलकाता नाइट राइडर्स जीता है, किसको हरा के, हैदराबाद को हरा के। ओके, कोलकाता नाइट राइडर्स के जो कप्तान हैं श्रेयस अय्यर जी हैं। 17वां सीजन था, इसको याद रखिएगा, 17वां सीजन था, श्रेयस अय्यर ने जीता है। ठीक है, हैदराबाद को हराया है, 8 विकेट से हराया है और ये 10 साल बाद पुनः ये इसने जीत दर्ज की है। तो ये इसकी तीसरी जीत है। ठीक है, तीसरी जीत है किसकी, KKR की। ठीक है, इसके मालिक हैं शाहरुख खान। चेन्नई के किस स्टेडियम की खेला गया, तो चेन्नई के
एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम, एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया है, जिसको चेपाक स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, चेपाक स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। पैट कमिंस की कप्तानी में सनराइजर्स हैदराबाद हार गया है। ठीक है, सनराइजर्स हैदराबाद ने 113 रन बनाए थे, जो कि 57 गेंदों में ही केकेआर ने पूरा कर लिए। ओके, तो इसमें आप देख लीजिए कि ऑरेंज कप किसको मिला है। ऑरेंज कप से पूछता है तो ऑरेंज कप मिला है विराट कोहली को। 15 मैचों में 741 रन इन्होंने बनाया है। और हर्षद पटेल को क्या मिला है, पर्पल कैप मिला है। 24 विकेट इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वालों को पर्पल कैप मिलता है और ऑरेंज कप मिलता है सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों को। तो 741 रन बनाया है और इसने 24 विकेट लिया है। ठीक है, ये खेल से रिलेटेड न्यूज़ है कि मलेशिया मास्टर 2024 में पीवी सिंधु रही उप विजेता। इनको जो है चीन की एक खिलाड़ी, उसका नाम है वांग झी ई, इनका इन लोगों का नाम ही नहीं याद होता। इसने हराया है पीवी सिंधु को। कहाँ पे, मलेशिया मास्टर्स में। मलेशिया मास्टर्स का फाइनल हो रहा था तो वहीं पे हराया है। ठीक है, पीवी सिंधु उप विजेता बनी और चीन की वांग झी जो है ने जीत दर्ज की है। तो इसके बारे में और कुछ नहीं, बस इतना ही जानिए। ठीक है, खेल का क्या नाम था जहाँ पे हुआ, मलेशिया मास्टर्स। चलिए मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।